फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे आप सब? आशा कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आजकल हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आजकल जैसे कि हमने हिंदी सेक्शन को उठाया हुआ है, तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना जो अभी आपका 15 अक्टूबर 2023 को टेट हुआ है उसका हिंदी सेक्शन, ताकि कि आपको पता चल जाए कि किस तरीके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरह के क्वेश्चन अभी आपको 26 नवंबर को आएंगे। तो अभी फ़िलहाल करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपसे संधि से आया हुआ है। संधि वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के जाना। ज़्यादातर आपसे स्वर संधि और व्यंजन संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके जो भेद है स्वर संधि के, वहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, किस शब्द में स्वर संधि नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन से शब्द में स्वर संधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास भवन। तो भवन ये आपका स्वर संधि का है। और इसी से आपके पास बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि भवन कौन सी संधि का है। तो भवन आपका स्वर संधि का बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में। और नेक्स्ट बात करें बी, ये आपका पावन, तो ये भी आपका स्वर संधि का है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो भवन और पावन दो शब्द है ना, ये आपके ऐसे शब्द है जो बहुत बार क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड होते हैं, तो इनको याद रखना आपने, ये स्वर संधि है। नेक्स्ट बात करें तो सी ऑप्शन है मनोहर, ये भी आपका स्वर संधि है। लास्ट जो डी ऑप्शन है ये है संयोग, ये आपका स्वर संधि नहीं है। जो संयोग है ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो जब आप बचपन में स्कूल में हुआ करते थे तो आपसे देखो पत्र लिखाए जाते थे, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं लेटर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है। तो हमें बताना है, जो आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो लेटर का कोई टाइप नहीं है, जो कि पत्र का प्रकार नहीं है। तो सबसे पहले दिया है पारिवारिक पत्र, बी है बधाई पत्र, सी है आपके पास कायित पत्र और डी है आपके पास प्रेम पत्र। तो देखो बधाई के लिए हमारे को पत्र लिखाते थे, जब कोई भी आपका दोस्त पास हो जाए तो उसको बधाई देने के लिए, उसकी शादी हो तो अब भी आपको बधाई पत्र लिखाया जाता था। शिकायत पत्र भी लिखाया जाता था कई बार, जैसे पोस्टमैन के ऊपर, डाकिया मैन के ऊपर आपके देखो पत्र लिखाया जाता था। प्रेम पत्र होते हैं वो भी होते हैं। तो जो ये पारिवारिक पत्र है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि हमसे पूछा ही गया है कि पत्र का प्रकार नहीं है। तो जो पारिवारिक पत्र है वो पत्र का प्रकार नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछे गया किस वर्ण को हम पढ़ नहीं सकते। आखिर जो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जिसे हम पढ़ नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर ए है उ, इसको हम पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है मौ, इसे भी हम पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है श, जो श है इसमें देखो हलंत लगे, इसे हम पढ़ नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी वॉ को भी हम पढ़ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। तो वर्णमाला से बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्वर और व्यंजन हो गए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। कई बार पूछा जाता है कि आपके पास कुल कितने वर्ण हैं, तो आपके पास वो 52 वर्ण है। अगर आपसे मुख्य वर्ण पूछे जाए तो वो 44 होते हैं। और कई बार यहीं से क्वेश्चन बनता है कि वर्ण के कितने भेद है, तो वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर होता है एक व्यंजन होता है। और क्वेश्चन पूछ जाता है कि स्वर के कितने भेद, स्वर कितने होते हैं, तो हमारे पास 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स और मतलब पॉइंट्स होते हैं जिन्हें को आपको याद रखना होता है, ताकि कि आपको कभी भी पेपर में पूछे जाए तो आप इजीली कर पाओ। तो अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछा गया है तलवार से हमला करना वाक्य में हमलावर प्रयोग करता है। तो ये क्वेश्चन एक थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो तलवार क्या है, हमारे एक शस्त्र है, ठीक है, जिससे कि हम हमला करते हैं किसी को मारने के लिए। तो तलवार एक शस्त्र है और हमला कर रहा है, जो तलवार है उससे हमला करना। तो हमलावर कौन हो गया, कोई इंसान जो कि हमला कर रहा है। फॉर द एग्जाम्पल मेरे हाथ में तलवार है और मैं हमला कर रहा हूँ, तो जो मैं हमलावर है वो मैं हूँ और जो तलवार है वो एक शस्त्र है। तो यहाँ पे पूछा गया तो हमलावर प्रयोग किसका कर रहा है, एक शस्त्र का प्रयोग कर रहा है ना, किसी को मारने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास एक अस्त्र का, ऑप्शन नंबर बी है एक शस्त्र का, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास अस्त्र और शस्त्र दोनों का, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एक शस्त्र का प्रयोग कर रहा है किसी को मारने के लिए, ना वो अस्त्र का कर रहा है ना वो दोनों का कर रहा है, वो सिर्फ शस्त्र का प्रयोग कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्लूत क्या है। आखिरकार जो प्लूत है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एक स्वर का भेद है, ऑप्शन नंबर बी है एक व्यंजन का भेद है, ऑप्शन नंबर सी है एक संयुक्त वर्ण है, ऑप्शन नंबर डी है मात्र एक शब्द है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो जो प्लूत है ये वर्णमाला का है, ठीक है, और ये आपका एक स्वर का भेद है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्वर का भेद है। तो स्वर के आपका जो भेद है वो है ह्रस्व स्वर,
दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जो ह्रस्व स्वर होते हैं उसमें हमारा बहुत कम समय लगता है, जैसे कि अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये हमारे ह्रस्व स्वर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिसमें हमारे पास बहुत ही अधिक समय लगेगा, मतलब जो हमारे ह्रस्व स्वर थे उससे अधिक समय लगेगा, दुगना समय लगेगा, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे आते हैं दीर्घ स्वर में। और प्लुत वो वाले स्वर होते हैं जिसमें हमारे पास बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, मतलब दुगने से भी ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि बोलेंगे ओम, हे राम, हरिओम, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो हमारे प्लुत स्वर के अंदर आते हैं। तो आपने ये याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि जो ह्रस्व है वो भी एक स्वर है, जो दीर्घ है वो भी स्वर का भेद है, और प्लुत ये भी हमारा स्वर का भेद है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा लेखक से आया हुआ है। लेखकों से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर किस लेखक ने किस चीज़ को लिखा है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, सरोज समृद्धि शोक गीत के लेखक कौन है। तो जो लेखक है, ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा ये सरोज समृद्धि शोक गीत के लेखक थे, ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि क्या पता आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो सरोज समृद्धि शोक गीत के लेखक है आखिर वो कौन है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना, जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनके द्वारा ये गीत लिखा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका लेखक से पूछा गया है। तो मैंने पहले भी कहा था आपको, जो लेखक वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कभी भी लेखक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसे प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये आपको ही हेल्प करेगा आपके टैट में। क्योंकि अगर आपने इन लेखकों के बारे में लिखा होगा, क्या पता कि जो एग्जामिनर है वो इन्हीं में से कोई डाल दे, तो आपको वहाँ पे इजीली हो जाएगा आंसर करेक्ट करने में। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र ने पूरा नहीं लिखा है। तो ए है हमारे पास रंगभूमि, बी है हमारे पास कर्मभूमि, सी है हमारे पास गोदान, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ये तीनों के तीनों जो उपन्यास है, ये हमारे मुंशी प्रेमचंद्र ने पूरे लिखे हुए हैं, रंगभूमि भी, कर्मभूमि भी और गोदान। तो इसमें बताया जाता है जो मंगल सूत्र है वो वाला जो उपन्यास था वो उन्होंने आधा छोड़ा था, उस उपन्यास को इन्होंने पूरा नहीं लिखा था। बाद में उस उपन्यास को इनके ही पुत्र ने लिखा था। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो जो मंगल सूत्र है उसको याद रखना, मंगल सूत्र उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र ने पूरा नहीं लिखा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं आपसे। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका लेखकों से ही आया हुआ है। तो इस बार आपके पास लेखकों से 3-4 क्वेश्चन आए हुए, तो देख लो लेखक वाला जो टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या रिपीटेड हो जाए, कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जो चारों के चार ऑप्शन इनको मैं डिस्कस करूँगा तो आपको पता लग जाएगा इन चारों में से क्या था, किसी भी ना किसी से आपसे क्वेश्चन बन ही जाए इस बार। तो क्वेश्चन है, किस कहानी के लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिए रखा है हमारे पास, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास बुद्धू का कांटा, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास ईदगाह। तो हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी कहानी हमारी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नहीं लिखी है। तो जो हमारी ईदगाह है ये कहानी इनके द्वारा नहीं लिखी गई। जो हमारी ये 3 ऑप्शन है ना, उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये तीनों की तीनों कहानी हमारी लिखी है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और जो ईदगाह कहानी है ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो जो इस कहानी के लेखक है वो है हमारे मुंशी प्रेमचंद्र। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो मुंशी प्रेमचंद्र है तो उन्होंने कौन सी कहानी लिखी है, तो वो ईदगाह कहानी लिखी है। तो देखो यहाँ से आपके चारों के चारों जो टॉपिक है, मतलब चारों के चारों ऑप्शन है, ये आपका क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आखिर किसने कौन कौन से कहानियाँ लिखी हुई है। तो आपने इसको कभी भी मत भूलना, क्योंकि क्या भरोसा कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा लिपियों से क्वेश्चन आया है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो ये चारों के चारों ऑप्शन दे रखे हैं ये क्लियर हो जाएगी, तो क्या भरोसा लगता है कि इन चारों में से इस बार आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो क्वेश्चन क्या है उसको स्टार्ट करते हैं पहले।
कौन सा मिलान लिपियों की दृष्टि से सही नहीं है। तो हमारे को बताना है कि कौन सा जो मिलान है यहाँ पे वो लिपियों की दृष्टि से सही नहीं है। तो क्या भरोसा कल को आपसे पूछा जाए कि आखिर कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, और यहाँ पे जो 4 भाषा है इनको जब हम डिस्कस करेंगे तो इनकी लिपियों के बारे में पता चल जाएगा। तो क्या इन चारों भाषाओं में से कोई एक भाषा आपके पास दी जाए कि अंग्रेज़ी कौन सी लिपि में लिखी गई है, तो आपका क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे-ऐसे करके ही आपको थोड़ा बहुत करके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं अपने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है कि अंग्रेज़ी रोमन लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है कि पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है कि मराठी जो है अरा लिपि में लिखी गई है। और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है कि ब्रज भाषा आपकी हिंदी। तो देखो, जब हम बात करें अंग्रेज़ी की, तो अंग्रेज़ी हमारी रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, पर यहाँ पे आपसे गलत मिलान को पूछा गया जो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ी तो आपकी रोमन लिपि में लिखी जाती है, ये बात सही है। नेक्स्ट बात करें तो पंजाबी गुरमुखी, तो जो पंजाबी वो भी आपकी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो मराठी, जो मराठी है वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो जो ये वाला मिलान है ये आपका बिल्कुल गलत है, और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन भी सी है, क्योंकि आपसे यहाँ पे गलत ही पूछा गया, तो गलत जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ का सही आंसर है। नेक्स्ट बात करें तो ब्रज भाषा हिंदी, तो हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और ब्रज भाषा भी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये भी एक तरीके से सही है, पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत है, क्योंकि जो मराठी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इस बात को ध्यान रखना। तो क्या आप बताएं, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बन जाए कि आखिर अंग्रेज़ी किस लिपि में लिखी जाती है, या क्वेश्चन पूछ दिया जाए पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, या मराठी के बारे में पूछ दिया जाए, या ब्रज भाषा के बारे में पूछ जाए कि आखिर किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है जब मैंने एंट्रांस दिया था एक बार बहुत पहले, तो उस वक्त भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था मेरे पास एंट्रांस में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा था कि जो थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन भी बोल सकते हो आप एक तरीके से, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आज इस क्वेश्चन को आपने क्लियर करके जाना है, और इस क्वेश्चन का आंसर को बिल्कुल याद या रट के जानना है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमारे पास वर्ण, ऑप्शन नंबर बी है अक्षर, ऑप्शन नंबर सी है वाक्य, और ऑप्शन नंबर डी है पद। तो जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम कहते हैं पद, तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे पास वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शब्द से आया हुआ, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युगरूढ़ है। तो जो शब्द के बारे में ना, ये मैंने आपको अपनी जो प्रीवियस वीडियो है जब मैंने 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया उसमें बहुत डिटेल में बताया, बहुत अच्छे से बताया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ जाके देख लेना। बट यहाँ मैं सिर्फ आपको युगरूढ़ शब्द के बारे में बता लेता हूँ। ये वो वाले शब्द होते हैं जिसका हम ना संधि तो कर सकते हैं, मतलब संधि बोले तो जो इन शब्दों का होता है ना, उनको हम विच्छेद तो मतलब उनका आधा आधा तो कर सकते हैं, बट जो उनका शब्द का मतलब होता है वो कोई तीसरा ही आता है। मतलब जो आपके बहुव्रीहि समास होते हैं ना वो इसके अंदर आते हैं, जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसको बोलते हैं हम, शिव जी को। तो ऐसे वाले शब्द हमारे युगरूढ़ शब्द के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास योगी, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास भोगी, ऑप्शन नंबर सी है रोगी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो भी शब्द है ये हमारे योगरूढ़ शब्द नहीं हैं। योगरूढ़ शब्द के अंदर आता है जैसे कि आपका बोल दो गजानंद, इस तरीके के शब्द हो गए जिसमें भगवानों के लिए यूज़ किए जाते हैं, या बहुव्रीहि समास हो गए, तो वो वाले शब्द हमारे योगरूढ़ शब्द के अंदर आते हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कात्यायनी एक महाकवि है, वाक्य में कात्यायनी शब्द पर कौन सा विराम चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, उद्धरण चिन्ह हमारा लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास समास से आया हुआ है। समास हो गया, संधि होगी, ये बहुत सारे शब्द हो गए, वर्ण हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। तो कल यानी कि मंडे को हमारा एक मेगा प्रैक्टिस सेट होने वाला है जिसको कोई भी मिस मत करना है, जिसमें कि आपको सबके रूल्स बताए जाएंगे कि आखिर वर्ण किस तरीके से मतलब विच्छेद होते हैं, वर्णों के आगे आगे किस तरीके का है, और शब्द के बारे में हो गए, समास, संधि, मतलब इनके जो रूल्स वगैरह है, जितना भी हमारा व्याकरण में रूल वगैरह है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में कल हम बात करेंगे। तो कल की वीडियो में आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपको हिंदी सेक्शन के लिए। तो फिलहाल
फिलहाल अभी बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन पूछा गया आपके पास, गजानन शब्द में कौन सा समास है। तो समास के बारे में भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है आपको, बट यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। ए है हमारे पास अव्ययभाव समास, बी है हमारे पास दिया हुआ द्वंद्व समास, सी है तत्पुरुष समास और डी है हमारे पास बहुव्रीहि समास। तो जब हम बात करें अव्ययभाव समास, तो ये हमारे वो समास होते हैं जिसमें पहला पद या पहला अव्यय प्रधान हो, मतलब यथाशक्ति, प्रतिदिन, इस तरीके के जो समास होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। द्वंद्व की बात करें तो इसमें आते हैं रात दिन, सुबह शाम, ऊपर नीचे, या तो इसमें और लगा होता है या बीच में डैश लगा होगा, तो वो वाले जो समास होते हैं वो हमारे द्वंद्व समास के अंदर आते हैं। तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं हमारे कारक वाले, इसकी कर्ता ने कर्म को, जहाँ पे कि रसोई घर, रसोई के लिए घर, ऐसे शब्द हो गए वो हमारे तत्पुरुष में आते हैं। और बहुव्रीहि समास होता है जहाँ पे हमारा भगवानों के लिए यूज़ किया जाता है। तो गजानन जो है वो हमारा बहुव्रीहि समास है, तो क्योंकि ये हमारा जो गजानन है ये हमारे गणेश के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा फिर सही है। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे पूछे गए कौन सा मेल सही नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका लेखकों से आया हुआ है। तो पूछा गया कि कौन से लेखक द्वारा कौन सी चीज़ नहीं लिखी गई है, मतलब आपने बताना कि कौन सा मेल यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, एक भारतीय आत्मा, जिसको क्यों कह रहे हैं कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बात करें तो ये है आपका कमल का सिपाही, ये आपका मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, ऐसा इनका कहना है। आधुनिक मीरा, ये आपका महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, ये इनका कहना है। और राष्ट्रीय कवि, ये आपका मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है, ये इनका कहना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि हमसे पूछा गया था गलत। तो जो एक भारतीय आत्मा है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा नहीं लिखी गई है, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, क्या पता आपसे अभी जो आपका टेट होने वाला है 26 नवंबर को जेबीटी वालों का, उसमें पूछ दिया जाए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। तो ये क्वेश्चन है, यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्त करता है। तो ये इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये आपके पास बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कौन सा व्यवस्था व्याकरण का अंग नहीं है। तो आपसे पूछा गया कि व्याकरण का कौन सा अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है शब्द व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है अक्षर व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी है आपकी वर्ण व्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी है आपकी पद व्यवस्था। तो देखो जो आपकी जो पद व्यवस्था है वो व्याकरण का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही है, जो पद व्यवस्था वो व्याकरण का अंग नहीं है। तो जो व्याकरण के मुख्य अंग है वो हमारे पास तीन है, वो है वर्ण हो गया, फिर अक्षर व्यवस्था, फिर शब्द। पहले बच्चे को वर्ण सिखाया जाता है, वर्णमाला होगी जैसे कि अ आ छोटी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ऐ ओ औ, इस तरीके से वर्णमाला सिखाई जाती है, वर्ण व्यवस्था। फिर उससे अक्षर बनाना सिखाया जाता है कि आम, नाम, जाम, इस तरीके के शब्द अक्षर उससे बनाए जाते हैं। फिर उनको बोला जाता है कि शब्द बनाने के लिए। तो ऐसे ऐसे करके आपकी जो व्यवस्था है वो चलती है। तो जो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य कौन सी व्यवस्था है, वो है वर्ण व्यवस्था, अक्षर व्यवस्था और शब्द व्यवस्था। और पद व्यवस्था हमारी व्याकरण का अंग नहीं है, तो इस बात को आपने हमेशा के लिए ध्यान रख लेना है। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस बोली में साहित्य सृजना कम होती है। तो ए ऑप्शन है खड़ी बोली, बी है ब्रजभाषा, सी है पहाड़ी और डी है आपके पास कन्नौजी। तो जो खड़ी बोली है उसमें तो जो आपके सृजनशील होते साहित्य सृजन वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी कन्नौजी, जिसमें कि आपकी साहित्य सृजना कम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पढ़े लिखे लोग, ऑप्शन नंबर बी है बहुत कम लोग, ऑप्शन नंबर सी है शिष्ट और सुशिक्षित लोग और डी है केवल भाषा विशेषज्ञ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जो मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है हमारे पास शिष्ट और सुशिक्षित लोगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित का मतलब होता है सही क्रम कौन सा है। तो जो हमारे पास यहाँ पे सही क्रम है वो ऑप्शन नंबर डी का सही क्रम है, क्योंकि द, ब, ट, ग हमारे स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी जो तीन ऑप्शन है हमारे सब के सब गलत हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास, अरबी फारसी का उपसर्ग किस शब्द में है। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ना सरताज, इसमें हमारा अरबी और फारसी का उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास है ये बिल्कुल सही है यहाँ पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। ए है यह, बी है आप, सी है हम और डी है वह। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, हम। जो हम है वो हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। तो अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पास 2-3 बार और पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में, तो इसको ध्यान में रख लेना आप। क्वेश्चन है आपके पास, पृथ्वी शब्द का विशेषण है। तो जो पृथ्वी शब्द का विशेषण होता है वो होता है पार्थिव। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास रिपीटेड है, बहुत बार पहले पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काल, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, कई बार इससे पूछा था कि काल के कितने भेद है, या पूछा था कि भूतकाल के कितने भेद है, भविष्य काल के कितने भेद है, वर्तमान काल के कितने भेद है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया वो है, आपने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में कौन सा काल है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन ही क्या पूछा गया, आपने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पे अगर आपने पुस्तक पढ़ ली तो आपका ये कौन सा जाना था, भूतकाल में। बी है भविष्य काल, तो इसमें आना था क्या, आपने पुस्तक पढ़नी है भविष्य काल में। और वर्तमान काल है तो ये सही है वर्तमान काल, क्योंकि यहाँ पे आपने पुस्तक पढ़ी तो क्या है, वर्तमान में चल रहा है, तो प्रातः काल तो इसमें आता ही नहीं है काल में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ए ऑप्शन दे रखा है गणपति की पूजा करना, बी है कार्य संपन्न करना, सी है कार्य शुरू करना और डी है सोच विचार करना। तो श्री गणेश करने का मतलब होता है कार्य शुरू करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो जो हाथी का पर्यायवाची नहीं है वो हमारा सफरी है। सफरी हाथी का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी जो ये 3 ऑप्शन है इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे से यहाँ यही पूछा गया है कि हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि शुद्ध वर्तनी किस शब्द में है। ए है परीक्षा, बी है आशीर्वाद, सी है दिनांक और डी है पश्चिम। तो अगर हम ए की बात करें तो परीक्षा इस तरीके से नहीं लिखी जाती है, परीक्षा में हमारी बड़ी की मात्रा लगती है। और जो आशीर्वाद है ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है। दिनांक में चंद्रमा नहीं लगता है, और डी जो पश्चिम है ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उच्चारण स्थान से आया हुआ है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ढ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी मूर्धा। जो मूर्धा है वो हमारा ढ का उच्चारण स्थान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दिया है आकाश पाताल, ऑप्शन नंबर बी है पाप पुण्य, ऑप्शन नंबर सी है राजा रानी और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास जड़ चेतन। तो विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है, वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है राजा रानी। बाकी ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। आकाश का पाताल होता है, पाप का पुण्य होता है, जड़ का चेतन होता है, पर राजा का रानी नहीं होता विलोम शब्द की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है यहाँ। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप चुनिए। ए है पढ़ना लिखना, बी है दृश्य देखना, सी है दुर्घटना का पता लगाना और डी है दूरभाषा वार्ता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, दूरभाषा वार्ता। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है हमारा दूरभाषा वार्ता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आशा है कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। तो क्योंकि जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, ये आपके बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपको टेट की प्रिपरेशन के लिए या किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और कल आपका एक मेगा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, यानी कि मंडे को। तो उसको आप सब ने ज्वाइन करना, उसमें आपको सारे के सारे रूल्स बता दिए जाएंगे कि आखिर किस तरीके से आपके ग्रामेटिकल रूल्स लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।